सब लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ बढ़ती हुई गर्मी में और बढ़ती हुई महंगाई में आप सब लोग ठीक होंगे। ये स्पेशल प्रेस वार्ता जो है हम लोग देश के हर राज्य की राजधानी में कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 8 साल से तो महंगाई कमर तोड़ ही रही थी, लेकिन 1 अप्रैल से जो नया वर्ष शुरू हुआ, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 2 अप्रैल से चैत का हिंदू नया वर्ष शुरू हुआ। कहीं ना कहीं सरकार ने एक गिफ्ट दी है और सरकार की जो गिफ्ट है, सरकार का जो तोहफा है, वो आम आदमी की कमर तोड़ रहा है 1.5 लाख करोड़ रुपए से। और ये हम कोई चांद तारे से तोड़कर फिगर नहीं लाए हैं। मैं भी आपको 2 मिनट में बताऊंगी कि ये फिगर हम कहाँ से लाए हैं। चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे रसोई गैस का दाम हो, चाहे आटे का दाम हो, चाहे पत्ती का दाम हो, नींबू का दाम हो, हर दाम में आग लगी हुई आज की तारीख में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रहार हुआ है आम जनता पर। नए साल में मोदी जी का ये तोहफा है। आज सवेरे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने कहा कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार हमारे देश में घरेलू रसोई गैस के दाम दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। पेट्रोल का दाम तीसरा सबसे ज्यादा है और डीजल का दाम 7वां सबसे ज्यादा है। और सिर्फ यही चौंकाने वाला फिगर नहीं है कि रसोई गैस सबसे ज्यादा दुनिया में महंगी हिंदुस्तान में, या पेट्रोल सबसे तीसरा महंगा हिंदुस्तान में, या डीजल सबसे 7वां महंगा हिंदुस्तान में। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब करीब 1/4 दिन की आम भारतीय की कमाई, आम भारतीय की एक दिन की औसतन कमाई का 1/4 हिस्सा पेट्रोल में, करीब 21% हिस्सा डीजल में और करीब 15.5% हिस्सा रसोई गैस में जा रहा है। आम आदमी की दिन की औसतन कमाई का 1/4 हिस्सा पेट्रोल डीजल में 21% और 15.5% से ऊपर रसोई गैस में जा रहा है। घर चलाने का जो साबुन, तेल, कंघी, अनाज, पानी का खर्चा होता है, वो पिछले 6 महीने में करीब 10% बढ़ा है और पिछले 2 साल में करीब 45% उसमें बढ़ावट आई है। और हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। आज नींबू खरीदने चले जाइए तो नींबू अब खट्टा नहीं, कड़वा हो गया है, क्योंकि नींबू का दाम 80 रुपए तो पिछले 5 ही दिन में बढ़ा है। नींबू 300 रुपए से ऊपर बिक रहा है। सब्जियां, तोरी खाते हैं लोग गर्मी में, भिंडी खाते हैं, शिमला मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च खाते हैं, ये सब शतक लगा चुकी हैं, 100 के पार है। थोड़ी सी बात अब पेट्रोल डीजल की ज्यादा विस्तृत रूप से कर लेते हैं। पिछले 16 दिनों में हम सबको पता है कि दाम 14 बार बढ़ा है। 80 पैसा, 40 पैसा, 80 पैसा, 40 पैसा। पहले कमर तोड़ी जाती थी महंगाई से। इस सरकार ने पहले 8 साल कमर तोड़ी और अब जो है गला रेता जा रहा है। रोज रोज 80 पैसा, 40 पैसा करते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 16 दिनों में 14 बार बढ़े हैं। 10 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और 10 रुपए प्रति लीटर डीजल बढ़ा है। इस 10 रुपए के बढ़ने से आम आदमी पर इसका बोझ करीब करीब 28,000 करोड़ रुपए आया है। और सच ये है कि अगर खपत के हिसाब से देखिए कि हिंदुस्तान में कितनी खपत है पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की, और हम आपको ये प्रेस रिलीज देंगे, इसमें सारे आंकड़े हैं। बहुत सारे आंकड़े बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन करीब 72,000 करोड़ रुपए वार्षिक बोझ केवल इसी से आएगा। अगली बात कर लेते हैं हम कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब भी आप बीजेपी के प्रवक्ताओं से, उनके मंत्रियों से, मोदी जी के लोगों से पूछिए तो वो कहते हैं ये वैश्विक है। जी नहीं, ये वैश्विक नहीं है। जब कच्चे तेल का दाम $20 प्रति बैरल हुआ था 2020 और 21 में, तब ये दाम कम नहीं हुए थे। तब ये दाम एक्साइज के थ्रू बढ़ाए गए थे। सरकार ने 13 बार एक्साइज बढ़ाया है और ये सच है कि डीजल पर एक्साइज 531% बढ़ी है और पेट्रोल पर एक्साइज 203% बढ़ी है। 26 लाख करोड़ रुपए सरकार ने ईंधन पर एक्साइज और टैक्स लगाकर कमाया है। 26 लाख करोड़ रुपए जनता पर प्रहार किया है, 26 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन आज ही और कल के फिगर्स, आरबीआई का डेटा बताता है कि बड़े पूंजीपतियों का जो राइट ऑफ किया गया है लोन, वो 10.86 लाख करोड़ किया गया है। एक तरफ 26 लाख करोड़ का प्रहार हो रहा है, एक तरफ राहत दी जा रही है करीब करीब 11 लाख करोड़ की।
तो दिक्कत की बात यह है कि पिछले साल ही सरकार ने 4.5 लाख करोड़ सिर्फ ईंधन से कमाया, जबकि सरकार के पास वक्त था, मौका था, टाइम था, आय कम हुई है, लोगों की नौकरियां गई हैं। 84% जनता कहती है कि जो वो 3 साल पहले कमा रहे थे वो अब कमा रहे हैं, और महंगाई बढ़ती जा रही है। रसोई गैस की बात कर लेते हैं। एक तो घरेलू रसोई गैस का अभी 50 रुपए दाम बढ़ा था जैसे ही चुनाव खत्म हुआ। 137 दिन एक बार भी दाम नहीं बढ़ा, और 137 दिन बाद 50 रुपए रसोई गैस का दाम बढ़ा घरेलू का, और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका दाम 250 रुपए बढ़ा 1 अप्रैल को, और एक ही महीने में पहले 105 रुपए बढ़ा था। तो 845 रुपए की वृद्धि करी गई है पिछले 8 सालों में। और ये कमर्शियल कोई अलग से यूज नहीं होता है, खोमचे वाले, ठेले वाले, होटल वाले, और इसीलिए हर जगह खाने का दाम बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सिलेंडर पे दाम बढ़ा, और ये मैं घरेलू गैस की बात कर रही हूं, इससे प्रहार होता है 27,000 करोड़ रुपए का। 28,000 करोड़ का कभी पेट्रोल डीजल पे हुआ, 27,000 करोड़ रुपए का इससे हुआ। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि जब इनसे उत्तर की बात करो तो दक्षिण बोलते हैं। जब पेट्रोल डीजल करिए तो ये कहते हैं सीएनजी से चला करिए आप लोग। बहुत अच्छी बात है, जो लोग पेट्रोल डीजल नहीं दे पाते वो सीएनजी से वाकई में चल रहे हैं। सीएनजी के दाम कल बढ़े हैं, दिल्ली में एनसीआर में कल सीएनजी के दाम बढ़े हैं, और सीएनजी के दाम करीब करीब कल 2.5 रुपए बढ़े हैं। ये 7वीं हाइक थी, और इससे सीएनजी का दाम करीब 9 रुपया बढ़ गया पिछले 1 महीने में दिल्ली शहर में। और आज दिल्ली में करीब 70 रुपए प्रति किलो के आसपास सीएनजी है, जो बाकी दूर दराज के इलाके हैं वहां पर 80 रुपए किलो पर सीएनजी बिक रही है। इस 9 रुपए बढ़ी हुई सीएनजी से प्रहार होता है 1400 करोड़ से भी ज्यादा का। 28,000 करोड़, 27,000 करोड़, 1400 करोड़, ये सीएनजी से प्रहार हो रहा है। अब पाइप्ड नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। सरकार कहती है पाइप्ड नेचुरल गैस होनी जरूरी है, क्योंकि घरेलू गैस का दाम जो है वो बढ़ रहा है, तो आप पीएनजी लीजिए। पीएनजी का दाम दिल्ली में 5 रुपए बढ़ा, नोएडा में 5 रुपए 85 पैसा बढ़ा। 14 मार्च को दिल्ली में ये 1 रुपए बढ़ा था। तो पिछले 1 महीने में इसमें 6 रुपए प्रति एससीएम, उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको एससीएम कहते हैं, उसकी वृद्धि 6 रुपए हुई, और इससे प्रहार हुआ 961 करोड़ रुपए का। तो पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, रसोई गैस भी महंगी है, सीएनजी भी महंगी है, जो पाइप नेचुरल गैस आ रही है वो भी महंगी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार मिडिल क्लास से, गरीबों से, और खास तौर से किसानों से जरूर बदला लेना चाहती है। शायद आंदोलन का बदला लेना चाहती हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि 50 किलो के डीएपी बैग की कीमत 150 रुपए प्रति बैग बढ़ाई गई, जिससे किसान के ऊपर अतिरिक्त बोझ आया 3600 करोड़ रुपए का। और एनपीकेएस, जो पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस का दाम होता है, उसकी कीमत 110 रुपए प्रति बैग बढ़ाई गई, जिससे कि 1290 का बैग करीब 1400 का हो गया, और इससे अतिरिक्त भार आया 3740 करोड़ का। तो किसान के ऊपर ही लगभग 7000 करोड़ से ऊपर का सिर्फ खाद पर आया। डीजल भी किसान के ऊपर भी आता है। घर का खर्च, और ये मैं एक महिला होने के नाते शायद और तरजीह देकर, शायद और प्रमुखता से, शायद और मुखरता से बोल सकती हूँ, 6 महीने में घर चलाने का खर्चा, चाहे वो साबुन, कंघी, तेल, शैम्पू, आटा, दाल, चावल, सब्जियां हों, वो करीब बढ़ा 6 महीने में 10% के आसपास, और पिछले 2 साल में वो बढ़ा है 45%। और कैसे नहीं बढ़ेगा? आटे का दाल 8 साल में तिगुना हुआ, चाय पत्ती तिगुनी हुई, बेसन 2.5 गुना हो गया, राजमा, दालें सब महंगी हुई। पकौड़ा तलने का जो तेल था, यही हिदायत देते थे मोदी जी, नौकरी नहीं तो पकौड़ा तलिए, वो भी 240 के पार है। अनुमान ये है, और ये तमाम रिपोर्ट्स आई हैं, कि 22% अभी भी खाने के सामानों का दाम बढ़ेगा, और वो होता दिख रहा है। नींबू, जैसे कि हम लोगों ने पहले कहा था, 5 दिन में 80 रुपए बढ़ के आज 300 के पार है। तो खट्टे से कड़वा हो गया नींबू। भिंडी, शिमला मिर्च, तुरई, हरी मिर्च, ये सब शतक लगा चुके हैं। ये घर का बजट है। अब करते हैं 1 अप्रैल को और क्या एक नई सौगात आई। एक नई सौगात 1 अप्रैल को आई कि राष्ट्रीय राजमार्ग टोल टैक्स 10 से 18% बढ़ेगा। वो कमर्शियल गाड़ी के लिए भी है, वो प्राइवेट गाड़ी के लिए भी है, और इससे करीब करीब 6000 करोड़ का अतिरिक्त
बोझा मिडिल क्लास पर या उन लोगों पर जो काम के लिए या बाहर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करते हैं। लेकिन मामला सिर्फ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी, घर के खानों और टोल टैक्स पे नहीं रुकता है। मामला और गर्दन तो जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनकी भी उमेठी जा रही है। एनपीपीए ने 1 अप्रैल से 800 आवश्यक दवाएं, जिसमें से कि सिंपल दवाएं जैसे कि पैरासिटामोल हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, मेट्रोनिजोल हो गई, कोरोना के प्रबंधन में जो बेसिक दवाइयां होती हैं, बुखार की, जुकाम की, खांसी की, वो हो गई, हृदय रोग की, बीपी की, स्किन की, जो बेसिक दवाइयां होती हैं, 800 दवाइयों का दाम बढ़ाया गया और इससे करीब करीब बोझ जो है वो 10,000 करोड़ रुपए का आम आदमी पर पड़ेगा। तो रोगियों को और मरीजों को भी नहीं छोड़ा गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि घर बनाना होगा आसान, सबका घर का सपना होगा पूरा, लेकिन घर बनाने से मुश्किल काम मुझे ऐसा लगता है इस समय देश में दूसरा कोई नहीं है। स्टील, सीमेंट, ईंट, सैनिटरी फिटिंग, लकड़ी, जितनी भी निर्माण की चीजें हैं, उन सब की कीमत अप्रैल में लगभग 15% बढ़ गई है। स्टील की कीमतें 35 रुपए पर केजी से बढ़ के 90 रुपए पर केजी हो गई है। सीमेंट लगभग 100 रुपए बढ़ गया है। तो घर बनाना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया और घर का जो सपना देख रहे थे लोग कि होम लोन पर जो टैक्स की राहत और रियायत मिलती थी, उस पर भी प्रहार किया गया है। पहले यह था कि फर्स्ट होम लोन लेने वाले को अगर वो 1.5 लाख से ऊपर का ब्याज है तो उस पर राहत मिलती थी, वो राहत विड्रॉ कर ली गई है। पीएफ अकाउंट, आप लोग सब लोग नौकरी पेशा लोग हैं, आप सबका पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड, और कहीं ना कहीं ये रिटायरमेंट का पैसा होता है, ये छूते नहीं है। हम सब लोगों ने जब भी नौकरी करी इसको छुआ नहीं कि जब रिटायर होंगे तो ये पैसा घर बनाने में, बच्चों की पढ़ाई में, शादी ब्याह में, बड़े खर्चों में यूज करेंगे। इसको एज अ कंटिजेंसी फंड रखा जाता था। इस पीएफ अकाउंट से भी सरकार को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आपका रिटायरमेंट का पैसा अब सरकार की जेब में होगा। 1 अप्रैल 2022 से ईपीएफ खाते में अगर 2.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है तो ब्याज पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यही नहीं, पीपीएफ की जो दर थी वो 8.5 से घरा के 8.1% हो गई है। एफडी की भी दर गिर गई है, जिससे कि करीब करीब 7 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं इन चीज़ों के चलते। कार खरीदना महंगा, गर्मी है, दिक्कतें हैं, लोग सोचते हैं छोटी कार खरीद ली जाए। मारुति ने जनवरी में पहली बार कीमत बढ़ाई थी, अब फिर से कीमत बढ़ने वाली है। टाटा मोटर्स ने कीमत बढ़ाई है, टोयोटा ने बढ़ाई है, और उन सब का कहना है कि इनपुट कॉस्ट, एंड इनपुट में लार्जली स्टील, एल्यूमिनियम, फ्यूल कॉस्ट, ये बढ़ती जा रही है, इसलिए अब हम इसको कम नहीं कर सकते। तो गाड़ी का सपना भी अधूरा ही रहेगा लोगों का। 1 अप्रैल से मोदी सरकार ने एल्यूमिनियम ओर पर और कॉन्सेंट्रेट पर 30% टैक्स लगाने का फैसला किया है। इनका उपयोग टेलीविजन पर, एलईडी बनाने में, एसी बनाने में, रेफ्रिजरेटर के हार्डवेयर बनाने में किया जाता है। और इन सब के चलते एसी, टीवी, फ्रिज, एलईडी बल्ब की कीमत 15% और मोबाइल की कीमतों में 20 से 30% की बढ़ोतरी होगी। तो मोटा मोटा लब्बो लबाब बात का ये है कि पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस से जो लूट शुरू हुई थी वो बढ़ते बढ़ते आपके चौके चूल्हे तक पहुंच गई, आपके घर के खाने की सामग्री तक है, वो आपके रिटायरमेंट पैसे पर है, वो सड़क चलने पे जो टोल टैक्स देना है उस पर है, वो मोबाइल फ़ोन और एलईडी पर है, वो एसी पर है, वो कारों पर है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ रहा है। और जब सरकार से इस पर सवाल पूछिए तो जवाब सिर्फ एक आता है, हमने चुनाव जीते, ये मुद्दा नहीं है। जी नहीं, ये मुद्दा है। और मुद्दा इसलिए है क्योंकि हमारे सिस्टम में, ठीक है आपने चुनाव जीते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपके खिलाफ भी वोट दिया है। वो वोट महंगाई के खिलाफ है, वो वोट बेरोजगारी के खिलाफ है। और महंगाई इसलिए भी प्रचंड है क्योंकि नौकरियां गई हैं और आय कम हुई है। और चुनाव जीतने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपको लूट करने का लाइसेंस मिल गया है। I will very briefly just speak a few lines in English for the audience who speak in that language. The New Year gift in this financial year and also the Chaitra Navvarsh that started on the 2nd of April was a body blow of 1.5 lakh crore rupees by the Modi government. It started with the loot of petrol, diesel and LPG.
If you look at the new reports that have come in early this morning, according to the purchasing power parity, LPG in India is the costliest in the world. Petrol is the third highest in the world priced at. Diesel, the prices are seventh highest in the world. On an average, out of its daily income, an average Indian is paying 1/4 of its daily wages for petrol, 23.5% for petrol, 21% for diesel, and almost 16% for LPG gas. Household budgets have increased by 9.3% in the last 6 months and by 45% in the last 2 years. Food prices have risen very sharply. The prices are visible. They say when life throws lemons at you, make a lemonade. Quite frankly, lemons are being thrown at you. There is no scope to make a lemonade because lime itself is costing us over 300 rupees per kg. And the same story is for ladyfinger, it's for bottle gourd, it is for capsicum, it's for green chilies, which have hit a century. The additional burden because of the policies of this government on petrol and diesel is about 27,000 crore rupees, and it is largely because excise has been increased many fold. It has gone up by over 500% for diesel, over 200% for petrol. The additional cost because of LPG is 27,000 crore rupees. The additional cost, and this is important to realize here, CNG, the alternate fuel to petrol and diesel is CNG. It has gone up by almost 9 rupees in 1 month alone. And the additional burden on account of that is over 1,400 crore rupees. Piped natural gas is costing 6 rupees more than what it did a month back. The farmers seem to be paying a price for the protests that they staged against the farm laws. An additional burden of 3,600 rupees on the DAP prices that have been raised, and NPK's bags, the prices have been raised, an additional burden of 3,740 crore rupees. Of course, taking into account the diesel prices, it's a body blow for the farmers. Household budgets, and I want to spend just 2 minutes here, because quite frankly, it is very difficult to fit budgets today as far as households are concerned. 45% up in the last 2 years, almost 10% up in the last 6 months. And if you actually see, aate ka, besan ka, chai patti ka, the prices have trebled. The price for edible oil is at 240 per litre. The price for lime is at over 300, like I just said. Toll tax has gone up between 10 to 18%. Again, a hit of about 6,000 crore rupees. Medicines are also being taxed very steeply. Medicine prices have gone up, and this will cost us an additional 10,000 crore rupees. And basic drugs like paracetamol or azithromycin or metronidazole, basic drugs that are used for BP, for heart, for diabetes. Owning a house seems to be a big privilege now, or building one. Prices of construction like steel, cement, bricks, copper, sanitary fittings, wood have all gone up by 15%. Steel prices from 35 a kg to 90. Cement prices up about 100 rupees per bag. The Section 80 EEA of the IT Act, which gave first-time home buyers the benefit of an additional 1.5 lakh rupees on tax reduction, has been withdrawn. Your retirement money is also being taxed. So if you are making a contribution of over 2.5 lakhs in your PF account now, the interest is going to be taxed. Buying a car is far more expensive because input costs have gone up. And last but not the least, because of a 30% duty on aluminium ore and concentrate, prices of AC, TV, fridge and LED bulb are likely to go up by 15%, and mobile phones by about 25 to 30%. So in a nutshell, prices are going up across categories, whether it is for the students, for the salaried middle class, for the farmers, for the poor. And this is nothing but taxing the poor to pay the rich. You are actually writing off loans worth 11 lakh crore rupees for the rich and charging 26 lakh crore of fuel income from average Indian middle class. How does one justify that? One doesn't know, but every time you raise this issue, they talk about electoral wins. There are 2 points to be made there. Electoral wins do not give you the license to loot people. And yes, there were people who voted for you, and which is why you are in power, but there are as many, if not more number of people who voted against you. And issues of price rise and issues of unemployment continue to plague India's middle class and people at large. Happy to take your questions. आपके कोई भी सवाल हो? उसके मुकाबले तो डीजल
पेट्रोल में प्राइस राइज तकरीबन 1.5 गुना ही है जो जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या आंकड़े देकर बात करने में विश्वास करते हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 84% इस देश की आबादी, और इस देश का हिस्सा हरियाणा भी है, 84% इस देश की आबादी की आय कम हुई है, और वो आज वो कमा रहे हैं जो वो 3 साल पहले कमा रहे थे। 15 करोड़ इस देश के ऐसे परिवार हैं जिनकी आय आधी हो गई है, और जिन चीज़ों के दाम की हम बात कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, टोल टैक्स हो, ये हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। और सच तो ये है कि ये गरीबों पर सबसे बड़ा प्रहार है, ये मिडिल क्लास पर सबसे बड़ा प्रहार है। आज देश में बेरोजगारी बढ़ी है, आज देश में लोगों की नौकरी गई है, आय कम हुई है, और ऐसी सूरत में महंगाई बढ़ना और इस तरह की असंवेदनशील बात करना, मुझे लगता है किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता है। मैम, इतना महंगाई बढ़ गई है हर वक्त, फिर भी मोदी दोबारा फिर क्यों जीत जाते हैं? बीजेपी क्यों आ रही है? क्या कारण है? कांग्रेस कमजोर हो रही है? उसके बाद एक सुन ले, फिर आपका एडिशन में ले लेंगे। लेट मी जस्ट लिसन ना संदना। कांग्रेस कमजोर हो रही है इसलिए, या कुछ और कारण है? क्या आप यही सवाल आप करें। इस सवाल के 2 जवाब हैं, और मैं पहला जवाब देती हूँ और उसके बाद थोड़ा विस्तृत रूप से दूसरा जवाब दूंगी। पहला जवाब ये है कि ये मानना क्योंकि हम जीत रहे हैं तो ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे से हटाने की बात है। आज जिस तरह के वाहियात डिबेट, जिस तरह के ध्यान भटकाने के मुद्दे, लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किससे शादी कर रहे हैं, किससे मोहब्बत कर रहे हैं, ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इन मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। जिस तरह की पोलराइजेशन की राजनीति भाजपा कर रही है, वो इसीलिए कर रही है कि बेरोजगारी पर और महंगाई पर चर्चा ना हो। लेकिन सच ये है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 80 लाख वोट बीजेपी के फेवर में पड़े, उन्होंने सरकार बनाई, अच्छी बात है। लेकिन 5 करोड़ वोट बीजेपी के अगेंस्ट पड़े, सारा विपक्ष मिलाकर। तो कहीं ना कहीं ये बड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों को हम नकार नहीं सकते हैं। आपकी इस बात से शायद मैं किसी हद तक सहमत हूं कि इन मुद्दों को हमें और मुखरित कर कर लोगों तक ले जाना पड़ेगा, और शायद हम उसमें विफल हुए कि हम इनको बड़ा मुद्दा नहीं बना पाए। लेकिन इनको बड़ा मुद्दा ना बनाने में 2 कारण रहे। एक, हम मानते हैं और मुझे लगता है आत्म विश्लेषण करने में कोई गलती नहीं है, हमें और मुखरता से इस मुद्दे को उठाना चाहिए और सड़कों पर उतरना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने महंगाई को पिछले 10 दिनों में बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच में गए। लेकिन उसका दूसरा कारण एक ये भी है कि जिस तरह के मुद्दों से भाजपा भटकाती है, वो इमोशनल मुद्दे होते हैं, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति, महंगाई, बेरोजगारी से हटकर धर्म पर लोगों को आपस में लड़ाने के, उन्माद फैलाने के मुद्दे हो जाते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान की जनता जागरूक है और जरूर ये मुद्दे आने वाले चुनावों में बनेंगे। नहीं बन पाए, इसमें हमारी भी विफलता है। जवाब तो दिया है इसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं क्योंकि कल जिस तरह से पूरे देश भर में आपने आंदोलन रखा था और प्रदर्शन रखे, लेकिन हर स्टेट के अंदर कांग्रेस अपने आप में ही फंस के रह गई। हरियाणा की अगर बात करें, कल यहाँ 24 विधायक नहीं थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता विपक्ष है वो नहीं थे, वो कह रहे हैं मैं क्यों जाऊँ, उनसे बात हुई करो। ऐसे ही दूसरे प्रदेशों की बात करें, पंजाब प्रदेश की बात कीजिए, पंजाब की बात कीजिए, वहाँ स्टेज के ऊपर नवजोत सिद्धू और वो वरिंदर जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसकी मात खानी पड़ रही है। मैं सबसे पहले तो हरियाणा में आपने हमारे नेता का नाम लिया, हुड्डा साहब का, उस पर कमेंट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि आप कह रहे हैं। मैं आपकी बात मान सकती हूं, लेकिन मैं आपकी बात पर रिएक्ट नहीं करूंगी। इस मंच से मैं ये बैठ के ज़रूर कहूंगी कि कांग्रेस में भी इस आत्मचिंतन की ज़रूरत है कि हमको साथ रहकर ही और साथ आकर ही हम एक मजबूत ताकत बन सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो बदलाव आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में, जिस तरह के बदलावों की बात भी चल रही है और जो कुछ बदलाव देखे भी गए कुछ राज्यों में, कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि आपसी मतभेद बुलाकर साथ आया जाए। हम लोग तो बहुत जूनियर हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी के मजबूत सिपाही अपने आप को मानते हैं और शिद्दत से लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग हर व्यक्ति से यही अपील कर सकते हैं कि लड़ाई बहुत बड़ी है। आप सिर्फ एक दम्भ और अहंकारी सरकार से नहीं, उनके सारे संसाधनों से, इलेक्टोरल बॉन्ड में 95% पैसे से, सारी संस्थाओं से जो भाजपा के फ्रंटल्स बन चुके हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, और एक बहुत ही, आप लोग तो बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, लेकिन कुछ नोएडा के जो कमांडो वॉरियर एंकरों से एक साथ लड़ते हैं। काफ़ी जगहों पर लड़ाई करनी पड़ रही है और इस लड़ाई में ज़रूरी है कि हम सब लोग अपने मतभेद भुलाकर
साथ आकर लड़ाई लड़ें और तभी इन मुद्दों को मुखरित कर पाएंगे। हाईकमान को बदलने की छूट है मैम कहीं, क्योंकि लगातार मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। कहीं बन रहा है लगातार। मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ आज। मैम आपने नोएडा की बात की, आप खुद जर्नलिस्ट रहे हो, 19-18 साल तक आपने जर्नलिज्म की है, एक चैनल को आपने हेड किया, बहुत से चैनल में असिस्टेंट के तौर पे काम किया, आपको कितना लगता था कि सरकार के ऊपर आपका दबाव रहता था? मुझे नहीं लगता था मेरे ऊपर बिल्कुल भी दबाव रहता था। आज क्यों, अगर 2019 तक नहीं था तो आज 2 साल में इतनी जर्नलिज्म चेंज हो चुकी है कि कमांडर बन के काम करना शुरू कर दिया है। आपको नहीं लगता कि जो सवाल एंकर पूछते हैं वो भाजपा के प्रवक्ताओं से ज्यादा लॉयल है? आपको नहीं, आप मुझसे आप मुझे आप सारे सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगी, मैं बहस नहीं करती हूँ। एंकर मैं भी रही हूँ और छोड़ने का एक कारण ये भी रहा है कि किसी की गुलामी नहीं कर सकते हैं। आज पत्रकारिता के नाम पर नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर चरण चुंबन और चरण वंदन कर रहे हैं। इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है कहने में, क्योंकि मैं रोज शाम को उन डिबेट्स पे जाती हूं जहां पर भाजपा के प्रवक्ताओं से ज्यादा लॉयल और भाजपा के प्रवक्ताओं से ज्यादा शिद्दत से सरकार के बचाव में कमांडो वॉरियर एंकर खड़े हो जाते हैं। जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग होता है, जिस तरह की दलीलें दी जाती हैं, अगर यही जिस तरह के टॉपिक्स ही चूज किए जाते हैं, जिस तरह के न्यूज एस्टेंस ही आते हैं, मेरा अपना मानना है कि जिस शिद्दत से महंगाई पर 2014 के पहले चर्चा होती थी, जबकि ग्रोथ रेट तब बहुत हाई थी, अगर आज चर्चा हो जाए तो ये सरकार नाको चने चबवाकर पेट्रोल और डीजल का दाम 20-20, 25-25 रुपए घटाएगी। लेकिन आज कमांडो वॉरियर एंकर और एडिटर्स इस पर बहस नहीं करते हैं। आज कमांडो वॉरियर एंकर और एडिटर्स जब लिखते भी हैं ट्वीट, तो ये नहीं सरकार कुछ करेगी, वो लिखते हैं सरकारों को कुछ करना चाहिए। तो दिक्कत की बात यह है कि जब आप, जिसके पास संस्थाएं हैं, संसाधन है, सत्ता है, पावर है, उससे सवाल नहीं पूछते, और विपक्ष से तो आप कितने भी सवाल पूछ लीजिए, हमें कटघरा में खड़ा करिए, नीति हमें नहीं बनानी है। जब बनानी होगी तो सही नीति बनाइए और आगे भी बनाएंगे। मेरा जवाब है, आपने क्या सवाल पूछा था? सॉरी। ऐसा है कि ये जो डिबेट है ये किसी हद तक बेमानी है, और इसलिए बेमानी है, एक तो ये G23 और G4 मुझे समझ में नहीं आता, उसमें 4 लोग हैं या 23 लोग हैं, ये भी मेरे परे से बात है, और उन सब लोगों का संवाद कांग्रेस अध्यक्ष के साथ चल रहा है। उसमें से सब अच्छे नेता हैं, पार्टी का भला चाहते हैं। मैं महाराजगंज उत्तर प्रदेश से आती हूँ, और जब मैं वहाँ जाती हूँ और एक कांग्रेस के कमरे में 100 कार्यकर्ताओं से मिलती हूँ और उनसे भोजपुरी में पूछती हूँ के बाद और नेता, आपका नेता कौन है, और उनमें से 100 में से 100 महिलाएं और पुरुष अगर राहुल गांधी का नाम लेते हैं, तो मैं एक प्रेस वार्ता में या टीवी न्यूज़ में एक इंटेलेक्चुअल बनकर और कहूं कि नहीं नहीं ये गलत है और ये करिए, मुझे लगता है वो धोखाधड़ी होगी अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। कांग्रेस का नेता कौन होगा, इसका चयन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। अगस्त में चुनाव घोषित हुए हैं और परिणाम आपके सामने आएंगे। मैम, आप बीजेपी की टारगेट करते हैं, एक और पार्टी आप आगे बढ़ रही है देश में, वो आपको ही लॉस कर रही है, उसका आम आदमी पार्टी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनका किस तरह दिल्ली से? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी अभी फ्लेवर ऑफ द सीजन एक होता है ना, पिक्चर हिट हो जाती है तो उस हीरो की बड़ी चर्चा होती है, तो अभी वो चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब जीता। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, जीतने और हारने का हक है। मैं इस मंच से 2 सवाल खड़ा करती हूँ, और मैं आम आदमी पार्टी की नैतिकता पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल राजनीतिक सवाल उठाना मेरा हक है। आम आदमी पार्टी गोवा में भी लड़ने गई, टीएमसी भी आई, और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी लड़ने गई, बसपा भी आई। जो वोट डिफरेंशियल हमारा और बीजेपी का गोवा में था, वही एग्जैक्ट वोट डिफरेंशियल टीएमसी और आपको मिलाकर था। तो अगर इस तरह की नूराकशी ना होती तो शायद वहां पर भाजपा हारती। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन उत्तराखंड में भी हुई। 33% हमारे थे, 43% उनके थे। 37% हमारे थे, 43% 7% का इधर उधर। एग्जैक्टली आप और बीएसपी को मिला के हुआ। तो ये जो नूराकशी है ये अपने आप में सवाल खड़ा करती है, और अगर ये नूराकशी नहीं होती, ये रस्साकशी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं नूराकशी नहीं होती तो भाजपा वहां पर हारती। आपसे मेरा एक और सवाल है, ठीक है, वो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, इसमें क्या विवाद हो सकता है? मुझे लगता है एजुकेशन, हेल्थ, ये तो बेसिक चीज़ है, ये पार फॉर द कोर्स है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में और इन पर बात नहीं कर रहे तो अपने आप में सवाल है, ये सब अपने बात में आते हैं। लेकिन जब आप एक राजनीतिक दल हैं, और ख़ास तौर से जब आपके अंदर एम्बिशन है फैलने का, आगे जाने का, तो एक ये सवाल ज़रूर उठता है कि आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, स्कूल, शिक्षा, ये सारी बातें अपनी जगह है,
लेकिन जो आइडियोलॉजी होती है ना, वो कंटेंशियस इश्यूज पर होती है। क्योंकि जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी कहीं नहीं दिखाई दिए थे, एक भी दंगे की साइड पर नहीं गए थे। जब सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में बच्चे पीटे जा रहे थे तो वो एक भी दिन नहीं बाहर निकले। जब अनुराग ठाकुर मंच से गंदे गंदे भाषण देकर उकसा रहे थे और गाली दे रहे थे कम्युनिटी को, उन्होंने एक बार भी उन पर बयान नहीं दिया। वो एक बार भी गुजरात दंगों पर बात नहीं करते हैं, वो एक बार भी सरकार के खिलाफ मुंह खोलकर जो कंटेंशियस इश्यूज होते हैं उस पर नहीं बोलते हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है वो कंटेंशियस इश्यूज पर होती है। आप इस देश के संविधान में कितना यकीन रखते हैं, आप सेक्युलर हैं कि नहीं हैं। आपने ये जवाब क्यों नहीं दिया कि महात्मा गांधी की फोटो आपके प्रशासन से क्यों गायब हो गई पंजाब से। हम चाहते हैं कि भगत सिंह की और फोटो लगे, हम तो चाहते हैं उस एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर हो। लेकिन महात्मा गांधी के इस देश में जब गांधी को गाली दी जाती है तो अरविंद केजरीवाल जी एक भी बयान क्यों नहीं देते हैं। तो सवाल अपने आप में उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर उठेंगे। मेरा अपना मानना है कि अगर वो बढ़ना चाहते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा अच्छी चीज होती है, लेकिन जनता उनसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर भी सवाल पूछेगी, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा बहुत जरूरी है अपनी बताना, और इससे वो छिप नहीं सकते हैं। कांग्रेस को लॉस होगा, आपको लगता है कि नुकसान जो आपका कांग्रेस को मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि पंजाब एक स्टेट में वो बढ़े हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके बिकॉज हमारा लॉस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी विपक्षी पार्टियों को ये सोचना है कि क्या आप भाजपा को हराना चाहते हैं या आप कांग्रेस का नुकसान करना चाहते हैं। क्योंकि एक बात ये भी सच, और ये मैं किसी दम या अहंकार से नहीं बोल रही हूँ, अगर आप एक फुटप्रिंट ही देख लीजिए, 1300 उनके विधायक, 800 हमारे विधायक पूरे देश में, 700 समथिंग हमारे, 1200 समथिंग उनके। तो फलक्रम जो ऑपोजिशन यूनिटी का है, वो जो धुरी है, वो कांग्रेस को ही बनना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्य विपक्ष को भी थोड़ा सा ये गंभीर चिंतन करना पड़ेगा कि क्या आप भाजपा को हराने में वाकई कमिटेड है या आप कांग्रेस का नुकसान करने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जो इसका जवाब देकर जिस तरफ खड़ा होगा उससे ही उनकी राजनीतिक विचारधारा और भाजपा की खिलाफत पता चलेगी।